नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस सॉल्यूशंस विद अश्विन सर। आपको तो पता ही है हम दिल्ली सल्तनत की एक पूरी सीरीज़ कंप्लीट करने में लगे हुए हैं। तो चलिए इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। पिछले वीडियो में मैंने गुलाम वंश के बारे में बताया, कैसे उसका उत्थान हुआ और पतन हुआ। आज हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत में खिलजी डायनेस्टी या खिलजी वंश में, और ख़ास तौर पर खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी का महानतम युग। अब खिलजी वंश में टाइम पीरियड तो इनका काफ़ी कम है, 1290 से 1320 है, लेकिन हमें मुख्यतः 3 शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। एक जलालुद्दीन खिलजी, फिर अलाउद्दीन खिलजी और फिर इनके पुत्र मुबारक शाह खिलजी। मुख्य शासक हमारे अलाउद्दीन खिलजी हैं और इनके बारे में ही हमको डिस्कशन करना है। दरअसल इस खिलजी वंश की स्थापना को कई इतिहासकार खिलजी क्रांति के नाम से भी संबोधित करते हैं। व्हाट द रीज़न बिहाइंड दिस? पहला रीज़न तो ये है कि गुलाम वंश का अंत हुआ खिलजियों के आने के बाद, क्योंकि अब कोई भी शासक जो गद्दी पर बैठ रहा था वो गुलाम नहीं था। तुर्की वर्ग की जातीय तानाशाही का अंत हो गया, मतलब अब सिर्फ पर्टिकुलर तुर्क ही महत्वपूर्ण पदों पर नहीं बैठ सकते थे, तुर्कों के अलावा गैर तुर्क भी आ सकते थे। देन दिल्ली सल्तनत में सुधारों की एक श्रृंखला की शुरुआत हो गई। काफ़ी नए सुधार हुए, जैसे सैन्य और आर्थिक। हालांकि बलबन इनकी शुरुआत कर चुका था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने इसको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टार्ट किया। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अलाउद्दीन खिलजी के ही समय साम्राज्यवाद का नया अध्याय शुरू हुआ, एक न्यू चैप्टर, दक्षिण भारत में मुस्लिम आक्रमण। तो इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। चलिए, अब खिलजी वंश में सबसे पहले शासक जो आते हैं वो हैं जलालुद्दीन खिलजी। हालांकि ये भी तुर्क थे, मलिक फ़िरोज़ इनका वास्तविक नाम था, और टाइम पीरियड इनका 1290 से 96 था। लगभग 70 वर्ष की उम्र में शासक बनते हैं, तो ऑब्वियस है इतनी ओल्ड एज में जब कोई गद्दी पर बैठेगा तो उदार होगा, और उदार होने के साथ साथ ये तुर्कों, गैर तुर्कों, भारतीय मुसलमानों सभी को अपने शासन में भागीदार बनाते हैं। ये पहले मुस्लिम शासक थे जिनके समय में दक्षिण भारत पर मुस्लिम आक्रमण होता है। इनका जो भतीजा है अलाउद्दीन खिलजी, देवगिरी पर अटैक करता है। खैर, वो कहानी बाद में। अगर इनका पुराना इतिहास देखें तो कैकूबाद ने इनको खुश होकर शाइस्ता खां की उपाधि दी थी जब इन्होंने मंगोलों को हराया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। बाद में इनको आरेज़े ममालिक का पद भी मिला, सेना के मंत्री का, और फाइनली इन्होंने कैकूबाद के पुत्र क्यूमर्स की हत्या की, और किला खोरी या कूलागढ़ी का जो किला था वहाँ पर इन्होंने अपना राज्यारोहण करवाया। और विद्रोहियों के लिए इनकी नीति जो थी वो भी बहुत ही दुर्बल सी थी, क्योंकि ये स्वयं एक उदार शासक थे। इनका कहना था कि भारत कभी भी पूर्ण रूप से इस्लाम या इस्लामिक स्टेट नहीं बन सकता, क्योंकि यहाँ हिंदुओं की संख्या बहुत ज़्यादा है। इसलिए इन्होंने एक तरह की कॉम्प्रोमाइज्ड नीति अपनाई। इनके समय की 2 घटनाएं आपको पता होना चाहिए। एक तो मलिक छज्जू का विद्रोह इनके समय हुआ, जो दिल्ली तक पहुंच गया था, हालांकि इन्होंने इसको माफ़ कर दिया था। दैन दक्षिण भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण इन्हीं के समय होता है, जो मैंने ऊपर भी बताया, अलाउद्दीन करता है। और उस समय दक्षिण भारत में देवगिरी पर आक्रमण हुआ, वहाँ के राजा थे राजा रामचंद्र देव। इनके समय में ही लगभग 2000 मंगोल जो भारत में आकर बस गए थे, उन्होंने इस्लाम कबूल किया और दिल्ली के निकट मुगलपुर में बस गए, जिन्हें कालांतर में नवीन मुसलमान कहा गया। फाइनली जब अलाउद्दीन खिलजी देवगिरी को लूट कर लौटा तो कड़ा माणिकपुर के पास इसने अपना डेरा जमा लिया, और इनसे मिलने के लिए, अपने भतीजे से मिलने के लिए, जो इनका दामाद भी था, जलालुद्दीन खिलजी वहाँ पहुँचे, और काफ़ी कम सैनिक लेके पहुँचे, ताकि अलाउद्दीन खिलजी को ऐसा ना लगे कि मैं आप पर अटैक करने आ रहा हूँ। अलाउद्दीन खिलजी ने धोखे से यहाँ इनकी हत्या करवा दी और फाइनली गद्दी हत्या ली। अब आता है अलाउद्दीन खिलजी का पीरियड, और अलाउद्दीन खिलजी का पीरियड काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है और एक्साइटिंग भी है। गद्दी पर बैठते ही इन्होंने सिकंदर सानी की उपाधि ली और अपने आप को साम्राज्यवादी शासक घोषित किया। टाइम पीरियड 20 साल का है, जो कम नहीं कहा जाएगा, और इसमें हमको 3 चीज़ों पे डिस्कशन करना है। एक तो इनका राजत्व का सिद्धांत, इनके सुधार और इनका साम्राज्य विस्तार। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं राजत्व का सिद्धांत। बहुत ही सिंपल है, मेंस और प्री, चाहे यूपीएससी हो चाहे एमपीपीएससी हो, सभी जगह काम आएगा। इन्होंने पॉलिटिक्स को रिलीजन से सेपरेट कर दिया, आपको याद रखना है। मतलब कि अपने राजत्व के सिद्धांत में इन्होंने खलीफा की सत्ता को तो मान्यता दी,
परंतु खलीफा को प्रशासन में हस्तक्षेप करने की परमिशन नहीं दी। मतलब धर्म अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह है, और राजनीति में इन्होंने पद देने के लिए उच्चवादी जाति यानी जो बलबन अब तक लागू कर रहा था, उच्चतावादी श्रेष्ठता को त्याग दिया। अब जो योग्य होगा वो शासन संभालेगा और शासन के उच्च पदों पर बैठेगा, ये इनका मानना था। अमीर खुसरो के अनुसार इन्होंने कई उपाधियां ली, जैसे विश्व का सुल्तान, युग का विजेता, जनता का चरवाहा। इवन खलीफा को भी डोमिनेट करने के लिए इन्होंने खलीफा का नायब यानी यामीन उल खिलाफत की उपाधि ले ली। यानी कि इनका कहना था खलीफा अपनी जगह ठीक है बगदाद में, लेकिन दिल्ली सल्तनत या मेरा साम्राज्य है उसमें धर्म प्रशासन को नहीं चलाएगा, राजा की निरंकुशता उसको चलाएगी। और इसी वजह से इनका राजत्व का सिद्धांत डिक्टेटरशिप पे टिका हुआ था, यानी राजतंत्र इनका निरंकुश था। ना तो इस्लाम धर्म के सिद्धांतों को उन्होंने माना, ना उलेमा वर्ग को जगह दी, ना खलीफा के नाम का इस्तेमाल किया, और योग्यता को अपने आधार पर मानते हुए पदों पर जितने भी इनके मातहत थे उनको नियुक्ति दे दी। तो ये था इनका राजत्व का सिद्धांत, आपको हमेशा याद रखना है। अब आगे बढ़ें तो इनके रिफॉर्म्स को देख लेते हैं। इनके रिफॉर्म्स में सबसे पहला आता है प्रशासनिक सुधार, एडमिनिस्ट्रेटिव। इनमें पहला आता है दीवान रियासत यानी आर्थिक मामलों के लिए एक डिपार्टमेंट की नियुक्ति। ये दीवान रियासत का काम था व्यापारी वर्ग पर नियंत्रण रखना। दूसरा ये काम करते हैं मुहतसिब, एक मुहतसिब अधिकारी की नियुक्ति। इसका काम था जनता की देखभाल करना, बाज़ारों पर नियंत्रण रखना और नाप तौल का निरीक्षण करना। दरअसल ये दो काम इन्होंने क्यों किए? दरअसल इनका मानना था कि दिल्ली सल्तनत में अधिकतर जो जनसंख्या है या दिल्ली के बाहर भी वो हिंदुओं की है, और हिंदू सबसे ज़्यादा करप्ट हैं। इसलिए ये दो अधिकारी इन्होंने नियुक्त किए ताकि वो करप्शन को भी रोक सकें। प्रशासनिक सुधारों में अगला कदम ये उठाते हैं जो सी मैंने लिखा हुआ है, बरीद ममालिक यानी गुप्तचर पद्धति को मजबूत करने के लिए एक विभाग की नियुक्ति। बरीद का मतलब गुप्तचर ही होता था। बरीद ममालिक की नियुक्ति। और मुनिहियान यानी मुन्ही, एक जाल बना दिया जासूसों का जिसको मुनिहियान कहते थे। ये सूचना दाता होते थे। कहते हैं कि जितने ही सामंत या अमीर वर्ग थे उनकी सूचना लाके अलाउद्दीन खिलजी को देते थे। देन इन सब चीज़ों के साथ साथ जो चौथा कदम ये उठाता है, अपने 4 अध्यादेश भी जारी करता है ताकि आसपास दिल्ली के जितने भी विद्रोह हो रहे हैं उनको दबाया जा सके। क्या करता है 4 कदम, इसको भी देख लीजिए। पहला कदम ये उठाता है जब अमीर वर्ग की भूमि, जो बड़े बड़े अमीर वर्ग सामंत वर्ग थे, उनकी भूमि को छीन कर खालसा भूमि यानी सरकारी भूमि में तब्दील कर देता है। देन गुप्तचर प्रणाली का गठन करता है यहाँ पर, ये भी आपको याद रखना है। देन इसके अलावा दिल्ली में मद्यपान निषिद्ध कर देता है, यानी शराबबंदी को लागू करता है। और चौथा सबसे इम्पॉर्टेंट काम करता है, अमीरों के परस्पर मेल मिलाप और उनके समारोहों पर रोक लगा देता है। इसका कहना था दिल्ली के जो अमीर और उलेमा वर्ग जो दरबार में बैठते हैं, इनका मेल मिलाप, शादी विवाह सब पर रोक लगना चाहिए। ये मिलकर षड्यंत्र करते हैं और फिर राजा को उसके पद से हटाने का पूरा प्रयास करते हैं। तो ये इसने कुछ प्रशासनिक सुधार किए। एक तरह से आप इसको निरंकुशवादी सुधार कह सकते हैं ताकि केंद्रीकरण या सेंट्रलाइजेशन को बढ़ावा मिले। खैर, इसके बाद ये क्या करते हैं? इसके बाद ये सैनिक सुधार करते हैं। अब सैनिक सुधार ऑब्वियस ही बात है, एक निरंकुश और साम्राज्यवादी शासक होगा जिसको बाहर अटैक करना होगा तो करने पड़ेंगे। तो पहला सुल्तान था जिसने एक बड़ी स्थायी सेना का गठन किया और सैनिकों को अब ज़मीन देने के बदले ये नकद वेतन देना स्टार्ट करते हैं, कैश सैलरी। देन ये दाग और हुलिया व्यवस्था की भी शुरुआत करते हैं, यानी सैनिकों का रजिस्ट्रेशन यानी हुलिया व्यवस्था। और दाग, जो भी घोड़े सैनिक अपने पास रखते थे उन पर सरकारी मोहर लगवाना। और इससे सेना न केवल सुसंगठित होती है बल्कि उसकी एक नियमावली भी तय होती है। इसके साथ साथ ये जितने भी अपने किले बनवाते हैं उन पर कोतवालों की नियुक्ति करते हैं। जैसे आज की डेट में कोतवाल को आप कंपेयर कर सकते हैं हमारे के डीएसपी या एसपी लेवल के अधिकारी से।
सेना का केंद्रीकरण तो ये कर ही देते हैं। अब जितने भी सैनिक के बड़े बड़े अधिकारी हैं उनकी नियुक्ति सिर्फ और सिर्फ सुल्तान करेगा। सेना की कई इकाइयों में विभाजन करते हैं, कई यूनिट्स बनाते हैं, जैसे खान, मलिक, अमीर या सिपाही सालार। इनमें सबसे बड़ा पद सिपाही सालार का होता था। यहाँ पर 10,000 की टुकड़ी को कई इतिहासकार तुमन की संज्ञा भी देते हैं। तो इस सब करने से फ़ायदा क्या होता है? एक राज्य की सुसंगठित सैनिक व्यवस्था दूसरों के लिए एग्जाम्पल सेट कर देती है, यानी आगे आने वाले शासकों के लिए भी और पड़ोसी राज्यों को भी इससे भय होता है। इसके बाद ये आर्थिक सुधार को लॉन्च करते हैं, जहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आर्थिक सुधारों के बारे में तारीख़ फिरोज शाही से पता चलता है, जिसको बर्नी ने लिखा था। इसको करने के पीछे दो रीज़न थे। एक तो इसकी बहुत बड़ी सेना थी, लार्ज स्टैंडिंग आर्मी थी, और दूसरा एक बहुत बड़ा इसका एम्पायर था और साम्राज्य में उस समय विद्रोह भी हो रहे थे। तो आर्थिक सुधारों को हम दो पार्ट में बांट सकते हैं। यहाँ पर याद रखिएगा, ये राजस्व सुधार और भूमि माप, और दूसरा बाजार नियंत्रण। तो पहले राजस्व सुधार और भूमि माप को देख लेते हैं। राजस्व सुधार और भूमि माप में ये पहला काम क्या करते हैं, लैंड रिवेन्यू को फिक्स्ड कर देते हैं हाफ ऑफ द प्रोडक्शन, यानी कि अब जो लगान वसूला जाएगा वो उपज का आधा होगा। अब तक 1/3 या 1/5 होता था। भूमि की माप करवाने वाले ये पहले मुस्लिम शासक थे दिल्ली सल्तनत में। किसानों से सीधा संबंध स्थापित करते हैं, मतलब बिचौलियों का अंत कर देते हैं। खुद मुकद्दम चौधरी जितने भी बिचौलिए किसानों के संपर्क में रहते थे। एक राजस्व विभाग की भी स्थापना करते हैं, जिसे कहते हैं दीवान मुस्तखराज। ये दिल्ली सल्तनत में करने वाले पहले व्यक्ति थे। वीडियो को थोड़ा पॉज करके देखते जाइएगा और नोट करते जाइएगा जो एग्जाम्पल या जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। इसके अलावा ये राशनिंग व्यवस्था की शुरुआत करते हैं और आपातकाल के लिए अन्न भंडार रखते हैं। कुछ अतिरिक्त कर भी लगाते हैं, जैसे घरी या चरई कर। घरी आवास कर होता था और चरई दुधारू पशुओं पर लगाए जाने वाला अतिरिक्त कर होता था। कई इतिहासकार कहते हैं कि हिंदुओं को डोमिनेट करने के लिए जो बार बार विद्रोह करते हैं, इसलिए इन्होंने अतिरिक्त कर लगाए थे। तो ये इनके राजस्व सुधार थे और कुछ लगान संबंधी। इसके बाद ये बाजार नियंत्रण को भी लागू करते हैं। बाजार नियंत्रण के लिए 3 नए बाज़ारों का गठन करते हैं। 3 न्यू मार्केट्स लेकर आते हैं, महंगे वस्त्रों के लिए, खाद्य सामग्री के लिए और घोड़े, दास व ऊँट के लिए। जो महंगे वस्त्रों के लिए बाजार था उसे सराय अदल का नाम देते हैं, और जो खाद्य सामग्री का बाजार था उसे शहनाई मंडी कहा जाता है। तो महंगे वस्त्रों का बाजार क्या था, सराय अदल, और खाद्य सामग्री का शहनाई मंडी। इन सभी की देखभाल करता था दीवान नाम का मुख्य अधिकारी। तो 3 बाजार जो बने उनका मुख्य अधिकारी कौन था, आपको पता होना चाहिए, दीवाने रियासत। याद रखिएगा। बाजार में वस्तुओं की सरकारी कीमतें निर्धारित कर देते हैं। ऐसा नहीं कि अब यहाँ पर बिचौलिए या किसान या जो साहूकार हैं वो कीमत निर्धारित करेंगे। अब सरकार निर्धारित करेगी कीमत। जैसे आज की डेट में आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी लेकर आता है, मौद्रिक नीति। मुन्हियान मैंने जो अभी ऊपर बताया था उनको नियुक्त कर देते हैं, जो क्रय विक्रय की सूचना डायरेक्ट सुल्तान को देता था। तो इन सब से अलाउद्दीन खिलजी अपने निरंकुश शासन की स्थापना तो करते ही हैं, साथ में वो पूरे बाजार नियंत्रण के थ्रू मार्केट की जो मांग और पूर्ति की शक्तियां थी उन पे भी कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। हालांकि ये बाजार नियंत्रण के सुधार थे अलाउद्दीन खिलजी के मरने के बाद समाप्त हो गए थे। इसके बाद साम्राज्य विस्तार इनका देख लेते हैं, काफ़ी बड़ा है। याद रखिएगा, शासक बनने के पहले 1292 ईस्वी में इन्होंने मालवा पर आक्रमण किया था और भिलसा को लूटा था। 1296 में इन्होंने देवगिरी पर भी आक्रमण किया था, जो मैं बता चुका हूँ। अब इनके शासक बनने के बाद उत्तर भारत में 3 अभियान मुख्यतः थे। 1297-98 में गुजरात पर आक्रमण करते हैं, जहाँ के राजा रायकर्ण थे, सोलंकी वंश के। मलिक काफूर इनको यहीं मिला। यहाँ की जो क्वीन थी कमला देवी, उससे अलाउद्दीन खिलजी विवाह कर लेते हैं। इसके बाद ये रणथंबोर पर आक्रमण करते हैं 1301 में। यहाँ राणा हमीर देव थे। और सबसे महत्वपूर्ण अकबर, जिस पर पद्मावत मूवी हाल ही में बनी थी, पद्मावती इसी पर लिखा गया है, 1303 में चित्तौड़ पर। चित्तौड़ की विजय के बाद चित्तौड़ का नाम बदल के खिजराबाद कर दिया जाता है
इनके पुत्र के नाम पर। देन दक्षिण भारत की विजय करते हैं, इसको मैप के थ्रू जरूर देख लीजिए। दक्षिण भारत की विजय का मुख्य याद रखिएगा कारण था बहुत बड़ी सेना जो अलाउद्दीन खिलजी की थी, उसका रख रखाव उसको करना था। तो मलिक काफूर को अपना सेनापति बनाकर ये 1308 से लेकर 1313 के बीच में दक्षिण भारत भेज देते हैं और कहते हैं वहाँ से अकूट धन संपत्ति लूट कर लाया था। तो दिल्ली से होता हुआ अब ये सबसे पहले देवगिरी पर आक्रमण करता है। उस समय यहाँ यादव वंश के रामचंद्र देव थे। उसके बाद ये वारंगल चला जाता है, वारंगल में प्रताप रुद्र देव थे यादव वंश के। फिर द्वार समुद्र पहुँचता है, यहाँ बल्लाल देव होयसल वंश के थे। उसके बाद मदुरई पर आक्रमण करता है, जहाँ दो भाई सुंदर पांडे और वीर पांडे पांडे वंश के थे। तो इसको एक बार पॉज करके देख लीजिएगा, दिल्ली से होता हुआ ये जाता है। जब लौट कर आता है तो फाइनली अलाउद्दीन खिलजी को ये जहर दे देता है और 1296 में कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है। अपने अंतिम दिन अलाउद्दीन खिलजी के बहुत अच्छे नहीं बीते, क्योंकि इस समय अमीर और सुल्तानों के बीच में फिर से गद्दी को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। अलाउद्दीन खिलजी के समय कई विद्रोह भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि नवीन मुसलमानों का विद्रोह हुआ, अख्त खां का विद्रोह हुआ, अक्सर पूछता है एग्ज़ाम में, मलिक उमर का विद्रोह हुआ, मंगू खां का हुआ और हाजी मौला का हुआ। ये हमेशा याद रखिएगा, नवीन मुसलमानों का विद्रोह अक्सर पूछता है। इसके बाद कुछ उथल पुथल होती है। मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी के एक नाबालिग पुत्र को गद्दी पर बैठाता है, लेकिन 1 महीने के भीतर ही मुबारक शाह खिलजी जो अलाउद्दीन खिलजी के एक अन्य पुत्र थे, मलिक काफूर और बाकी सभी की हत्या करवा देते हैं और 1316 से 20 तक गद्दी पर बैठते हैं। इनके बारे में कुछ 2-3 जानकारियां हैं। एक तो ये पिता के जितने भी आदेश थे उनको रद्द कर देते हैं, स्वयं को खलीफा घोषित करते हैं। पहला शासक था जो स्वयं को खलीफा मानता था। और कब कहते हैं कभी कभी ये महिलाओं के वस्त्र पहनकर भी दरबार में उपस्थित हो जाते थे। कालांतर में खुसरो मलिक नाम का एक सरदार है जो इनकी हत्या कर देता है और दिल्ली पर कब्जा कर लेता है, और खुसरो मलिक को गयासुद्दीन तुगलक हटाकर दिल्ली सल्तनत पर कब्जा करते हैं और यहाँ तुगलक वंश आ जाता है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो थैंक यू सो मच। मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो मेरा समझ में आया होगा। थोड़ा फैक्चुअल जानकारी ज़्यादा है, आराम से वीडियो को पॉज कर करके देखिएगा। ख़ास तौर पे इस दक्षिण भारत के अभियान को ज़रूर देखिएगा, जिसमें से क्वेश्चन पूछते हैं। मेरा नंबर यहाँ पर ब्लिंक हो रहा होगा आपको, तो इसको ज़रूर देखिएगा और व्हाट्सएप कीजिएगा और सजेशंस मुझे दीजिएगा। धन्यवाद।